हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो यदि बात करें कल के अभ्यास प्रश्न की, दैट मीन्स कि जो कि आपसे कल पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि 15 अगस्त 2020 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है। ठीक है। यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है 15 अगस्त को, और नरेंद्र मोदी के कथन में कौन कौन से कथन ऐसे हैं जो कि इसकी सही व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट था कि यह 73वां स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो इसमें था प्रधानमंत्री ने लाल किले से 7वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा था कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 से नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के आरंभ की घोषणा की। ठीक है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, दूसरा हो जाएगा 1 और 2, और तीसरा है हमारा 1 और 3, चौथा है हमारा 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समझते हैं 2 और 3 क्यों होगा। हालांकि मैंने पहले भी समझा दिया है, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा और समझिए कि पहला हमारा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हम हाल फिलहाल में 73वां नहीं 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे रही हूँ तो आप लोग सोचो कि ये तो यूपीएससी लेवल का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, यानी कि आपको पता ही है जैसे हम जो क्वेश्चन वन लाइनर में सॉल्व करते हैं उसी की व्याख्या सहित हमको एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट का बन सकता है, किसी भी टॉपिक से। हमको पूरा टॉपिक कंठस्थ होना चाहिए, दैट मीन्स क्लियर होना चाहिए क्या होगा। ठीक है। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया लाल किले में, हमेशा हमको पता है कि लाल किले में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराया जाता है। ठीक है। अब वो प्रधानमंत्री के पद पर कोई भी हो सकते हैं, चाहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो। तो प्रधानमंत्री कोई भी हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि लाल किले पे झंडा प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है, और जो हमारा इंडिया गेट पे झंडा फहराया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। ठीक है। ये दो बातें हमारी कंप्लीट हुई। उसके बाद अभी जो मनाया गया वो कौन सा स्वतंत्रता दिवस था, तो 74वां। ठीक है। यानी कि 74वीं बार हम इस बार बनाए हैं कि जो स्वतंत्रता मिलने के बाद से जब से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं ये 74वीं बार मनाया गया। ठीक है। यानी 74वां स्वतंत्रता दिवस है। उसके बाद मोदी जी लगातार 7वीं बार लाल किले पर झंडा फहरा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट राइट है, बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे 74वां होना चाहिए था। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि प्रधानमंत्री यानी कि जो इंडिया के पीएम है उन्होंने क्या किया है कि 15 अगस्त 2020 से क्या किया, नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के आरंभ की घोषणा की है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने घोषणा की है कि जो भी हमारा क्या है डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो चलाया जाएगा उसकी घोषणा की है लाल किले से ही। जो भी उनके स्पीच सुने होंगे उनको बखूबी पता होगा। सो यहाँ पे दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट राइट है, और पहला स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, क्योंकि वहाँ पे 73वां नहीं 74वां होना चाहिए था। ठीक है। अब बात करें इसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देश भर में 15 अगस्त 2020 को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से 7वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 7वीं बार ध्वज फहराया और राष्ट्र को बोधन दिया। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह किशोरी, ठीक है, को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोश्यारी है, तो इसमें हमारा हो जाएगा पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा है हमारा गोवा और चौथा है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर होगा गोवा। इसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। तो इसका जो यहाँ के राज्यपाल हैं कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तो इनका नाम भी हमको याद होना चाहिए। तो कौन है अभी हाल फिलहाल में गवर्नर महाराष्ट्र के, तो भगत सिंह कोश्यारी है, ठीक है। यहाँ पे कोश्यारी है को क्या किया गया, गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को पिछले साल सितंबर में सी विद्यासागर राव की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। अभी उनके कार्यकाल को साल भर भी पूरा नहीं हुआ है। भाजपा ने साल 2008 में उन्हें राज्यसभा भेजा था। वे साल 2014 से लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से जीत हासिल कर संसद पहुंचे। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो क्या है कि वे विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसमें हमारा पहला था कि पंडित जसराज एंड नेक्स्ट सेकंड था हमारा अरुण भादुड़ी और तीसरा था हमारा विरजू महाराज और चौथा था हमारा भीमसेन जोशी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पंडित जसराज, ठीक है। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका में 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वे 90 साल के थे और उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस ली। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार यानी कि हरियाणा में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीराम जी भी मेवात घराने में एक संगीतज्ञ थे। उन्हें साल 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई दी थी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो यहाँ पे हमारा पहला है तारीघाट रेलवे स्टेशन, दूसरा है हमारा मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन और तीसरा है हमारा अमौसी रेलवे स्टेशन, चौथा है हमारा बलरामपुर रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन। उसके बाद बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की तो इसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब एक और रेलवे स्टेशन के नाम को बदल दिया गया है। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। ये आपको पता है कि योगी सरकार के द्वारा जितने भी स्टेट हैं, मतलब कि स्टेट नहीं, कुछ ऐसे जगह हैं जो जिला है या कि ऐसे कुछ खास जगहें हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया और भी जो जगह हैं उनके बहुत सारे नाम बदले गए हैं, ठीक है। जैसे इलाहाबाद का नाम बदला गया है, दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम जो भी रेलवे स्टेशन वहाँ का बदला गया है। तो काफ़ी सारे बदले गए हैं और यूपी सरकार के द्वारा ही ये काफ़ी सारे नाम जो हैं वहीं के द्वारा बदले गए हैं। तो उनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक नाम नहीं, जितने नाम बदले गए हैं स्थानों के उन सब के नाम याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पे ये तो याद होना ही चाहिए कि मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, बनारस कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है। जबकि इससे पहले क्या हुआ था कि मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है, ठीक है। यानी कि इससे पहले जो मैंने अभी बताया तो किसका नाम बदला गया था, मुगल सराय जंक्शन, यानी कि मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। अब ये दूसरा है जिसका मतलब कि पहले मंडुआ डी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जा रहा था, वो अब किस नाम से जाना जाएगा, बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और यहाँ मंत्रालय से मुझे एक याद आया, मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि स्मृति ईरानी हाल फिलहाल में किस डिपार्टमेंट की या की बात करें तो किस मंत्रालय की मंत्री हैं।
तो यहाँ पे आप में से अतुल जी ने शायद इसका राइट आंसर दिए थे। इसमें होगा कि जो स्मृति ईरानी जी हैं वो कपड़ा एवं मतलब कि कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, तो कपड़ा मंत्रालय भी वो वही देख रही हैं, यानी कि बात करें तो टेक्सटाइल मिनिस्टर एंड उसके बाद है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी स्मृति ईरानी ही हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसमें पहला है ऋषि कुमार शुक्ला, दूसरा है एनके सिंह और तीसरा है राकेश अस्थाना और चौथा है हमारा जावेद अहमद। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राकेश अस्थाना। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। राकेश अस्थाना अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशालय के अतिरिक्त प्रभार भी बने रहेंगे। राकेश अस्थाना पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 31 जुलाई 2021 तक बीएसएफ महानिदेशक के रूप में रहेंगे। वे 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 मिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो इसमें पहला हमारा नेपाल, दूसरा है रूस, तीसरा है जापान और चौथा है चीन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चीन। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चीन ने क्या किया है कि बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 मिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। सॉरी, यहाँ पे बिलियन होगा, तो 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए 853 मिलियन डॉलर की मदद मांगी थी। ये पहली बार है जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए कर्ज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीन है वो हालांकि आर्थिक मदद करने का उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश हमारा एक पड़ोसी देश है और अच्छे खासे संबंध भी है उससे, जो कि चीन कुछ कूटनीति अपना के उसको क्या कर रहा है, यानी कि उसको भारत से अलग करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसका खैर कुछ राजनीतिक मुद्दा है, वो इसलिए ऐसा कर रहा है। सो आपको इन सब चीज़ों से अवेयर रहना होगा कि ये क्या चल रहा है देश में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया? तो यहाँ पे पहला है शशिकांत कामत और दूसरा है कमल हासन और तीसरा है अनिल सूरी और हमारा चौथा है टीनू आनंद। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या होगा इसका हमारा निशिकांत कामत। ठीक है, उसके बाद इसके व्याख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि निशिकांत कामत ने अजय देवगन और तब्बू स्टारर दृश्यम, इरफान खान स्टारर मदारी जैसी फिल्म को डायरेक्टर किया। इसके अलावा उन्होंने जॉन अब्राहम के साथ फोर्स और रॉकी हैंडसम जैसी फिल्में बनाई। निशिकांत कामत का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने साल 2005 में मराठी फिल्म यानी कि बात करें तो डोंबिवली फास्ट से डायरेक्शन में डेब्यू किया था। उनकी पहली ही फिल्म को मराठी बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट मराठी फिल्मों में से एक थी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है?
तो इसमें हमारा है पहला सुधीर कुमार पोरिका, और दूसरा हमारा प्रमोद कुमार मंडल, तीसरा हमारा BSK कौमुदी, और चौथा हमारा हरकिशोर राय। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा BSK कौमुदी। उसके बाद बात करें इसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी कि BPRD के मौजूद प्रमुख BSK कौमुदी का ट्रांसफ़र करके उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव यानी कि अतिरिक्त सुरक्षा के पद पर तैनात किया गया है। BSK कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी कि BPRD के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा पहला है 3 मिलियन पाउंड, और दूसरा है हमारा 2 मिलियन पाउंड, और तीसरा क्या है हमारा 1 मिलियन पाउंड, और चौथा है हमारा 7 मिलियन पाउंड। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा 3 मिलियन पाउंड। उसके बाद हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया। ठीक है, ये जो पाउंड देख रहे हो आप, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि मतलब हर एक देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। ठीक है, जैसे इंडिया की रुपए है और अमेरिका की डॉलर है, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है? पाउंड है। ठीक है, तो कभी कभी इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि किस देश की करेंसी क्या है या उसकी कैपिटल क्या है, तो ये भी हमको पता होने चाहिए। तो यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है? पाउंड है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं रुपए, वैसे ही पाउंड होता है। हालांकि रुपए काफ़ी सस्ता है, इनके कंपेयर में जो पाउंड हो गई या अमेरिकी डॉलर होती हैं, उनसे काफ़ी ये सस्ता माना जाता है। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि एक अमेरिकी डॉलर में यहाँ का 70 रुपये होता है, तो यानी वो अमेरिकी डॉलर काफ़ी महंगा। एक अमेरिकी डॉलर, अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि यहाँ का ये अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, हालांकि इसका जो संख्या है बढ़ती घटती रहती है, यानी इसका प्राइस बढ़ता घटता रहता है कि 70 है, 71 है, 72 है, कभी कभी 75 76 भी पहुंच जाता है। ठीक है, बट ज़्यादातर इसी के समथिंग रहता है, 70 71 72 के ही। तो यहाँ पे इसका प्राइस क्या है, यानी अमेरिकी डॉलर का, उसी तरह पाउंड का, यानी कि बात करें तो हर एक देश की जो करेंसी होती है, तो उसी तरह यूनाइटेड किंगडम की भी करेंसी क्या है? पाउंड है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि मतलब 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है, और ये कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योग और शिक्षाविदों ने भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने हेतु ये पाउंड लॉन्च किया गया है। इस पाउंड फंड ने क्या किया है कि कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर्स और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर्स से जुड़ने के लिए इनोवेटर्स को आमंत्रित किया। यह पहल यूके भारत टेक साझेदारी के निर्माण में मदद करेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें हमारा पहला है सत्यपाल मलिक, दूसरा है भगत सिंह कोश्यारी, और तीसरा है हमारा गिरीश चंद्र मुर्मू, और चौथा हमारा फागू चौहान। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा सत्यपाल मलिक। उसके बाद इसके व्याख्या की बात करें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी इससे पहले ही हमने पढ़ा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल को गोवा का अतिरिक्त पदभार देने की घोषणा की गई है, यानी कि यदि कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करने को भी उनको बात की गई है। ठीक है, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, यानी कि गोवा के जो राज्यपाल सत्यपाल मलिक है, उनको अब क्या किया गया है? मेघालय का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है कि सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक को पहली बार बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 2018 में कुछ महीनों के लिए उड़ीसा, उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्हें 2018 में कुछ महीनों के लिए उड़ीसा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। और मलिक 21 अप्रैल
1990 से 10 नवंबर 1990 तक केंद्रीय राज्य मंत्री यानी कि संसदीय और पर्यटन भी रह चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि राज्यपाल का जो पद है, ठीक है, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है, तो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में इस पद के मेंशन किया गया है कि मतलब राज्यपाल, भारत में एक राज्यपाल भी होगा, हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो ये किस आर्टिकल के तहत बात की गई है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा इसका आंसर देने की। उसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। इसमें पहला कर्नाटक, दूसरा है बिहार, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मणिपुर। उसके बाद बात करें इसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय की तरफ से दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर काम चल रहा है। यह पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। यह 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह पुल 141 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा है। इस तरह से यह पुल कुतुब मीनार से भी 2 गुना ऊंचा होगा। ठीक है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 141 मीटर है। ठीक है, किलोमीटर नहीं, मीटर है इसकी ऊंचाई, तो 141 मीटर है। और बात करें तो यदि आंकड़ा लगाया जाए एक साफ तौर पे, तो यहाँ पे होगा कि कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचा ये दिखेगा। ठीक है, उसके बाद है कि यह यूरोप के मोंटेनेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। और 703 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर नोनी जिले के मोरांगचिंग गांव में किया जा रहा है। और इस पुल पर रेलवे की ओर से कुल 280 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। ठीक है, यानी कि रेलवे की ओर से जो इस पुल को मिलने वाला है, कितना मिलने का अभी अनुमान लगाया जा रहा है, 280 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है और लंबाई है, तो ये याद रखना है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनने जा रहा है, यानी कि जो अभी बात करें तो अभी यूरोप का जो मोंटेनेग्रो था उससे भी ऊंचा अब ये पुल बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की है। दैट मीन्स कि किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा कि लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को, और दूसरा हमारा अब्दुल रशीद को, और तीसरा है मेजर अनिल उर्स को, और चौथा है हमारा हवलदार आलोक कुमार दुबे को। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, यानी पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, क्या होगा वो आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, सो आई होप कि आज जितना हम लोग पढ़े वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।